प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाएं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध हम पढ़ रहे हैं। कलचुरियों की राजधानी गुर्गी। इसमें मिश्र जी ने हमें मध्ययुगीन कला और धर्म के प्रति संरक्षण का भाव, संवर्धन के भाव को लेकर जो अभिव्यक्ति दी है बच्चों, वह अभिव्यक्ति आलोचक की अभिव्यक्ति है। वह अभिव्यक्ति एक चिंतक की अभिव्यक्ति है और वह अभिव्यक्ति एक तथ्यों के स्पष्टीकरण की अभिव्यक्ति है। विषय के चयन से लेकर शैली और भाषागत अभिव्यक्ति तक में लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव हमें दिखाई देता है। जैसी गतिशीलता मिश्र जी के जीवन में थी, वैसा ही प्रवाह उनके साहित्य में भी देखने को मिलता है। जो यायावरी वृत्ति, जो प्रकृति के चितैरे और जो स्थापत्य कला, मूर्ति कला, धर्म, शिव साधना और विंध्य प्रदेश की घाटियों के वैभव को सहेजने में जुटे हुए थे, वह उनके अध्ययन, मनन और लेखन में बहुत स्पष्ट है। परंपरा के सौंदर्य के साथ साथ मिश्र जी ने भारतीयता को बहुत अनुवादक के रूप में, संपादक के रूप में और भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए बहुत स्पष्ट अभिव्यक्ति दी है। ललित निबंध के संदर्भ में विद्यानिवास मिश्र के बाहर भीतर समाया हुआ जो लालित्य है वो उनकी रचनाओं में भी हूबहू दिखाई देता है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि समन्वय, समरसता और शाश्वत माधुर्य के संदर्भ में भारतीय कला का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय कला हमें बड़े महत्ती संदेश देती है, समन्वय, समस्वरता और शाश्वत माधुर्य। आगे देखिए, कमल और भारतीय कला के इस सादृश्य को स्मरण करते करते सहसा मेरे मन में यह बात उदित हो आई कि हमको आज तक जिस मध्य युग की विलासिता, वासशीलता और हीनता का पाठ कक्षा 7 से लेकर एमए तक पढ़ाया जाता रहा है, उससे क्या हमारी नई पीढ़ी की शिक्षा का उद्धार नहीं होगा? गुर्गी जैसी जगहों में जाने पर ही पता चल सकता है कि जिसे मध्य युग कहा जाता है, वह मध्य युग जो 6वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक फैला हुआ है, अपकर्ष का युग नहीं है। किसी परिस्थितिवश राजनीतिक दुर्वस्था हो जाने से ही, और वह भी केवल कुछ मुख्य केंद्रों में, देश की समग्र प्रगति का अवमूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। देश की सांस्कृतिक धारा ने जो बहुमुखी प्रगति इस मध्य युग में की है, वह इतिहास के लिए एक गौरव की वस्तु है। मध्ययुगीन कलात्मक वैभव के बारे में लेखक ने अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति दी है। ऐसा जरूर लगता है कि कहीं तार आकर एकदम टूट गया है और एक बहुत बड़ी रिक्तता आ गई है, विशेष करके शिल्प, नृत्य और स्थापत्य के क्षेत्र में, क्योंकि 17वीं शताब्दी के बाद के मंदिर और शिल्पों में एक विचित्र सी विरूपता और एक वर्ण संकर परिलक्षित होने लगा। जो अंतः सौंदर्य का लक्ष्य भारतीय कला का था, वह लक्ष्य बाद में इतना प्रबल आग्रह भर गया है कि 17वीं शताब्दी के बाद के सफ़ेदी किए हुए मंदिर एक निर्जीव वस्त्र आवृत शव की तरह लगते हैं। साथ ही बड़ा दर्द होता है जब मूर्तियों को हम खंडित और मंदिरों को ध्वस्त देखते हैं, प्रकृति के हाथों से नहीं बल्कि बर्बर कला ध्वंसक मनुष्य के हाथों से। जो मनुष्य यह विश्वास नहीं कर सके कि कला और धर्म के बीच समन्वय हो सकता है तथा धर्म मानव जीवन के चरम आनंद के लिए है और उसके जीवन का उल्लास है, केवल एक दुराग्रह और कठोर सैनिक नियंत्रण का अनुशासन नहीं। बच्चों, मैंने आपको पहले भी पूर्व में व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण स्थल बताया था और इस स्थल को भी रेखांकित कर लीजिए कि कला के बीच में और धर्म के बीच में किस तरह से समन्वय हो सकता है, और वह समन्वय जीवन का उल्लास है, एक कठोर सैनिक का अनुशासन नहीं है। गुर्गी में हजारों प्रतिभाएं भग्न पड़ी है।
उन प्रतिमाओं की जो ध्वंसक स्थिति है, खंडित स्थिति है, इसके बारे में लेखक के मन में गहरी चिंता है और इसके संरक्षण के लिए वे चिंतित हैं। बहुत कम उनमें से समग्र रूप से रक्षित है। आज धर्म के प्रति उतनी गहरी आस्था नहीं है, पर कला की रक्षा के लिए काफ़ी गर्म चर्चा चारों ओर है। इसका परिणाम यह है कि हम कला का सौंदर्य तो निरख पाते हैं, पर कला में निविष्ट विश्वास नहीं अनुभव कर पाते। हम कलाकार की साधना आज के कलाजीवियों के मानदंड से नापने बैठते हैं। हम यह क्षण मात्र भी नहीं अनुभव कर पाते कि कला की सृष्टि के लिए सौंदर्य दृष्टि के साथ साथ एक भीतरी विश्वास चाहिए। उसके बिना सौंदर्य एक तमाशा बन जाता है। और यही कारण है कि आज के तथाकथित कलाकारों की सृष्टि फैशन मात्र बनकर रह जाती है और इसीलिए उस फैशन का दूसरे दिन एकदम लोप हो जाता है। ये जो दिन प्रतिदिन त्वरित गति से बदलने वाली चीज़ें हैं, उनके प्रति एक कटाक्ष है और लेखक की चिंता है कि हम किस तरह अपनी विरासत को, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संभाल कर रख पाएंगे। कलचुरी शासक राजनैतिक दृष्टि से जैसे भी रहे हों, पर उन्होंने जो भारत की कला परंपरा को एक नए अभिनिवेश के साथ आगे बढ़ाया है, उसके लिए यह समस्त देश उनका ऋणी रहेगा। कला के ऐसे आलोचक जो विदेशी दृष्टि से अंधेन नियमाना यथांधहा की तरह उत्तर मध्य युग की कला प्रेरणा संभव ही नहीं है, प्रायः यह मान कर चलते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे आलोचक ही भारत में अब तक छाए रहे हैं, जिससे मध्य युग की कला का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सका है। ह्रासोन्मुखता का नारा इतना बुलंद रहा है कि बहुत कम लोगों ने यह पहचानने की कोशिश की कि मध्य युग में हमारे राष्ट्र की दृष्टि सूक्ष्म विश्लेषण और गहन जीवन दर्शन की ओर मुड़ी थी। इसीलिए प्रत्येक क्षेत्र में एक विस्मयकारी विस्तार दिखलाई पड़ता है, चाहे यह दर्शन का हो, साहित्य शास्त्र का हो, गणित का हो, आयुर्वेद का हो या कला का हो। अकेले गुर्गी ऐसे आलोचकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। केवल हर गौरी की प्रतिमा का चित्र मात्र देखकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने मेरे पास पत्र लिखते हुए अत्यंत मुक्त कंठ से आशंसा की थी कि चैदी शैली की उत्कर्ष का यह एक नमूना है। हर गौरी, फिर शिव आ गए। शिव साधना और गंगा और विंध्य प्रदेश की घाटियों से लेखक का बड़ा आत्मीय लगाव रहा है। प्रकृति की वादियों में, घाटियों में भ्रमण करते हुए ये वहाँ के सौंदर्य को, वहाँ की विरासत को, वहाँ की साधना को और उसके प्रति अपनी आस्था को बड़े आत्मीय भाव से अभिव्यक्त करते, बड़े सरल और सहज रूप से अभिव्यक्त करते हैं और कहते हैं, हर गौरी जैसी कितनी असंख्य प्रतिमाएं गुर्गी में लेटी हुई है, यह बात बिना वहाँ गए समझी नहीं जा सकती। आज गुर्गी गांव के आसपास के लिए उसका गौरवशाली इतिहास एक भूत की कहानी जैसा अरूप रह गया है। गुर्गी के शिलालेख रीवा संग्रहालय में जो गाथा कहते हैं, उसका कितना धुंधला संस्करण वहाँ की जनश्रुतियों में उतर आया है, यह देखकर मन में यह भी विचार आता है कि समय बड़ा कठोर होता है। 6-7 सदियों का व्यवधान भी कमनीय से कमनीय गौरव कुसुम की एक एक पंखुड़ी उधेड़ डालता है और डाल में एक सूखा वृंत मात्र छोड़ देता है। उस वृंत के सहारे समग्र कुसुम की परिकल्पना करने बैठता है इतिहास, पर उस परिकल्पना के बिना नए कुसुम रूप और रंग नहीं पाते, यह भी एक ध्रुव सत्य है। समय और इतिहास के इस द्वंद्व का ध्यान करते करते मैं जब गुर्गी से दोपहरी में रीवा के लिए प्रस्थित हुआ तो कमल के फूलों की भेंट आई और उन कमलों को रास्ते भर निहारते निहारते और सहलाते सहलाते हम उस प्राचीन राजधानी की राजलक्ष्मी की वंदना करते रहे, जिसने कला की देवी से ईर्ष्या नहीं की और जिसने अपने कमल सुंदरियों के हाथों में नहीं सजाए, बल्कि शारदा के अनुगामी हंसों के चंचू पुट में खिलाए। उस राजलक्ष्मी का स्वतंत्र भारत में जो पुनरागमन हुआ है, उसमें उसकी दानशीलता का प्रत्यागमन हो, इस कामना से हमारा हृदय अब भी पुलकित है। लेखक के हृदय में जो उल्लास है, पुलक है, आनंद है, वो किस बात से है कि कमल को देखते देखते रीवा की प्राचीन राजधानी की
वंदना करते रहे और जिसने कला की देवी से ईर्ष्या नहीं की बल्कि शारदा के अनुगामी हंसों की चंचुपुट में खिले फूलों को देख करके आनंदित अनुभूति प्राप्त की। तो इस निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए या कलचुरी की विशेषताओं को 50 शब्दों में लिखिए। एक संक्षिप्त प्रश्न आ सकता है और एक व्याख्या इसमें आपके लिए दी जाएगी। बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपके लिए पेंडेमिक टाइम में ये ऑनलाइन लेक्चर आपकी क्लासरूम टीचिंग के रूप में आपके परीक्षा की तैयारी के लिए डाले जा रहे हैं। आप लोग इन्हें देखते ही नहीं हैं, होमवर्क किया जाता है वो भी करें, वीडियो देखें, इसके आधार पर आपको होम असाइनमेंट दिया जाता है वो करें। इस अभ्यास से, इस निरंतर लेखन से ही आपकी शैली में सुधार संभव है और आपके चिंतन और वैचारिक अभिव्यक्ति को एक स्थायी आधार भी मिलेगा। परीक्षा के समय में आपको व्याख्या के लिए और प्रश्नोत्तर के लिए ये सहायक सामग्री के रूप में आपकी एक आवश्यक विषय वस्तु बन सकता है। इसलिए आप सबको ये पढ़ाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इन्हें नियमित रूप से देखें और इसके आधार पर बताई गई आवश्यक होम असाइनमेंट को निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से करें और उसके बाद अपनी उपस्थिति दर्ज करें।